आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का बार बार पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी शिक्षक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझा सकता है, आपको बता सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। साफ साफ वहाँ पर आंसर दिया रहता है और उसका आंसर टिक करना होता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला मामला होता है ना, उसकी तो आपको तैयारी पहले से ही करनी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव आखिरी में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चैलेंज कर लीजिएगा, लास्ट में अगर आप सोचिएगा कि सब्जेक्टिव की तैयारी कर ले तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कई स्टूडेंट मुझसे कॉल करके या मैसेज करके बार बार बोल रहे हैं कि सर आप समझाते अच्छा है, इसलिए प्लीज़ सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करवाइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है, जिस टीचर के पास अगर आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कर रहे हो, क्या वो अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहे या फिर नहीं समझा रहे, इस बात पर भी ध्यान रखना, ठीक है। सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ पर नहीं जाना है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन और ये 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए 2 साल रिपीट हुआ है। आगे भी अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वहां भी देखेंगे कि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल को परिभाषित करे। अगर 2023 में नहीं पूछा गया होगा तो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, कैसे इसका परिभाषा देना है, वो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। समझिए बात को, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य, जो धरती में मानव है, ठीक है, और जो पृथ्वी का जो वातावरण है, उसके पारस्परिक यानी उसके एक दूसरे के, मनुष्य और पर्यावरण जो वातावरण है, एक दूसरे के बीच में क्षेत्र के आधार पर, मान के चलिए पठारी जो इलाका है, ठीक है, वहां पर रहने वाले लोग, पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन, या फिर जो बर्फीला जगह जैसे हिमालय है वहाँ पर रहने वाले लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और वहाँ का जो वातावरण है उनके बीच का अध्ययन। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं ना, इसी अध्ययन को कहा जाता है मानव भूगोल। अब यहाँ पर ये भी आपको लिख देना होगा, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाए या 2 नंबर में भी पूछा जाए तो ये भी साथ में अटैच कर देना होगा कि फ्रेडरिक रेटजेल ये क्या थे, ये एक भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता कहने का मतलब है इन्होंने ही मानव भूगोल की अवधारणा को दिया था, इसकी परिभाषा को बताया था। क्या बताया था कि मानव भूगोल मानव समाज यानी मानव का जो समाज है तथा पृथ्वी का जो तल यानी जो धरती है ना, उन दोनों के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है तथा मानव भूगोल के दृष्टि सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। कम से कम आप इतना लिख लीजिएगा ना, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, कि ये आपका संश्लिष्ट अध्ययन है। इनके अनुसार परिभाषा है कि जो मानव भूगोल है ना, वो मानव समाज कहने का मतलब है लोग एक समाज में रहते हैं, तो उस समाज और पृथ्वी जो धरती है, ठीक है, जो तल है, उन दोनों के बीच में जो संश्लिष्ट अध्ययन करते हैं ना, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। अगर जमीन यानी समाज अगर चाहेगा तो जमीन को उपजाऊ भी बना सकता है, अगर समाज चाहेगी तो जमीन को बंजर भी बना सकती है। तो यही यहाँ पर दोनों के बीच में जो संबंध को अध्ययन किया जाता है, उसी को फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पनामा नहर मार्ग पर एक टिप्पणी लिखे। टिप्पणी कहने का मतलब है इसके बारे में आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाए तो थोड़ा सा लंबा लिखना होगा। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जाए तो इतना आपको लिखना होगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो पनामा नहर किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, टिप्पणी कैसे लिखना है। तो यह नहर मार्ग जो है वो आपका प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर है तथा इसकी जो गहराई है ना, वो 12 से 24 मीटर तक है। इस नहर के निर्माण से क्या लाभ हुआ है वो ध्यान से समझिएगा। जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है ना, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, इनके बीच की जो 400 किलोमीटर दूरी है ना, वो कम हो गई है, उसका फासला कम हो गया है। तो ये लाभ है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पर्यटन क्या है। पर्यटन मतलब होता है टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म किसे कहते हैं, आप लोग जरूर इस वर्ड से जानते होंगे, इस शब्द को सुने होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका अगर परिभाषा पूछ दे तो आप लोग नहीं बता पाते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन है। समझिए ध्यान से, लोग क्या करते हैं,
कुछ समय के लिए जो अपना मूल निवास होता है ना, वो जैसे कि 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या हो सकता है 2-3 महीने के लिए, हो सकता है कोई सालों तक भी, क्या करता है वो अपने निवास जो मूल निवास स्थान होता है ना उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं दूसरे जगह पर दूसरे स्थानों में वो क्या करते हैं रहना स्टार्ट करते हैं। उसका कारण क्या होगा? जो टूरिज्म होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं ना, कुछ देखने के लिए जाते हैं, ऐतिहासिक चीज वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज, तो वो मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं तथा और भी क्रियाकलाप के लिए भी जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे उद्देश्य भी है, ठीक है। मुस्लिम धर्म के लोग मक्का शरीफ जाते हैं ना, उसी तरीके से हिंदू धर्म के लोग भी अपने अपने धार्मिक स्थल जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो वही है आपका टूरिज्म, ठीक है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर की ऊंचाई को उठाने का एक अच्छा साधन है। लोग यात्रा करेंगे तो भाई उसके लिए वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, और अगर गाड़ी चाहिए तो भाई ड्राइवर चाहिए। इस तरीके से हर एक लोगों का यहाँ पर रोजगार से लेकर हर एक चीज में यहाँ पर अनेकों साधन का यहाँ पर स्तर ऊपर उठता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर रिपीट कितना बार किया गया है, ये 2016 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है और 2015 का जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2023 में नहीं पूछा होगा ना, 100% पूछ देगा। लिंग अनुपात का वर्णन करें। क्या होता है लिंग अनुपात? लिंग कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर क्या आपको परिभाषा देना है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक है। ये परिभाषा आपको रटना ही होगा, याद करना होगा। लिंग अनुपात की गणना करने के निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, ठीक है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या ना वो भारत में प्रतिकूल है, लिंग अनुपात अनुकूल नहीं है, ठीक है। इसका जो बैलेंस है ना वो अनबैलेंस है देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। गांव में और नगर में आपको डिफरेंस बताना है उसकी जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिफरेंस है, तो एक एक करके सारे को देखते हैं। पहला क्या आपका कि जो ग्रामीण जनसंख्या ना वो देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गाँव में रहता है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है वह नगरीय जनसंख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट है इस जनसंख्या के जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, मतलब गांव के लोग खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि जो शहर वाले लोग होते हैं ना वो इसकी जनसंख्या की जीविका का जो मुख्य आधार है वो उद्योग धंधे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या बड़े बड़े मॉल में काम करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। ये सारे काम करके नगर वाले यानी शहर वाले अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, भारत में 72% लोग क्या होते हैं गांव में रहते हैं, 72%, जबकि भारत में 28% लोग शहर में रहते हैं यानी नगर में रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है, नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। निम्न और उच्च स्तर वाला जीवन क्या होता है समझिए ध्यान से। नगरीय जनसंख्या वाले लोगों के पास गाड़ी बंगला पैसा ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। वो लोग हाई क्वालिटी यानी उच्च जीवन वाला स्तर होता है उनका, और जबकि यहाँ पर रहने वाले लोग कम ही पैसे में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि निम्न जीवन स्तर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है ना वो उच्च होती है। गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जानकार नहीं होते हैं, अभाव में वहां पर जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी होती है, ठीक है। लोग समझते नहीं कि अगर जनसंख्या कम रहेगी अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। शिक्षा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक नौकरी या जॉब के लिए शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा आज के टाइम में जिस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल मीडिया आप देखते हो, ऐसा अवधारणा झूठे झूठे अवधारणाएं फैलाए जाते हैं जिसके आधार पर जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है, जिनको इतिहास पता नहीं है, जिनको संविधान के बारे में पॉलिटिकल साइंस के बारे में आर्टिकल के बारे में ये सारी जानकारी नहीं है, उनको उस सोशल मीडिया में जो भी वायरल फेक वीडियो भी अगर उनको दिख जाएगा उनको लगेगा कि हाँ ये सही है। इसलिए आज के टाइम में शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए ग्रामीणों में ये चीज कमी है और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ज्यादा है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर निम्न होता है शहरों में क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको 5 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। छठवां पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, कम से कम अगर आप 3 पॉइंट भी लिख दीजिएगा ना 3 नंबर में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण कहने का मतलब है प्राइवेटेशन। ये चीज तो भाई आप लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए, हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को समझना चाहिए।
आज के टाइम में इसका परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री रेलवे के कुछ हिस्से को प्राइवेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से बखूबी जानते होंगे, आपको जरूर पता होगा। इसी प्रकार जो आपका एयर इंडिया है, ठीक है, जो हवाई अड्डे है उनको भी प्राइवेट कर दिया गया है। तो जो एयर इंडिया है वो एक प्रकार का उद्योग इंडस्ट्रीज है, इसी प्रकार से रेलवे भी एक इंडस्ट्रीज है। तो अगर इस इंडस्ट्रीज का जो मालिकाना हक किसी दूसरे को अगर दे दिया जाए, निजी हाथों में दे दिया जाए, उसी को निजीकरण कहा जाता है। इसमें देश का पूरे तरीके से बर्बाद होने की संभावना होती है। क्यों? निजीकरण में क्या होता है, जो उस उद्योग या इंडस्ट्रीज का मालिक होता है ना, सारा प्रॉफिट उसी मालिक को जाएगा। जबकि जो गवर्नमेंट व्यवस्था होती है उसके अंडर में अगर कोई इंडस्ट्रीज होता है ना, तो सारा बेनिफिट गवर्नमेंट का होता है, यानी सरकार का होता है। और सरकार किसका है? जनता है। लोकतंत्र में तो सारा बेनिफिट किसको हुआ? जनता को हुआ। जबकि प्राइवेटेशन में सारा बेनिफिट किसको होता है? उस इंसान को जो उसका मालिक होता है, उस उद्योग का, उस इंडस्ट्रीज का। इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान होता है प्राइवेटेशन में, याद रखिएगा। अभी के टाइम में यही चीज हो रहा है और इस पर लगाम होना चाहिए। तो आप इसका परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हो, उद्योगों का जो स्वामित्व होता है, मालिक होता है, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। इसके परिणाम, इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम या समाप्त हो जाता है, ठीक है। सरकार को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। 17 नंबर, निर्यात एवं आयात में अंतर स्पष्ट करें। क्या होता है? देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत, ठीक है। विदेशी व्यापार जो होता है ना, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है उसके अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार होता है, ठीक है। तो निर्यात व्यापार में क्या होता है, एक देश दूसरे देश को माल भेजता है, उसी को कहा जाता है निर्यात व्यापार। जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत क्या होता है, एक देश दूसरे देश से माल को मांगता है। अगर दूसरे देश से माल आ रही है उसको कहते हैं आयात, और अगर अपने देश से दूसरे देश में माल भेज रहे हैं उसको कहते हैं निर्यात, ठीक है। यही परिभाषा आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदूषण क्या है? तो इसका परिभाषा यहां पर, जब आसपास का वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषैले, जहरीले या विषाक्त हो जाता है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी से वातावरण क्या होता है, गंदा हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए प्रदूषण का समुचित नियंत्रण लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 19 नहीं, ये आपका 19 नंबर है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में है। पाइपलाइन परिवहन के 2 लाभ बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन का 2 लाभ क्या है, यानी जो पाइपलाइन बिछाया जाता है, ठीक है, उससे क्या लाभ होता है? पहला लाभ कि यह जल में भी और जमीन में भी दोनों जगह बिछाई जा सकती है, ठीक है। और इसमें तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ दोनों तरीके से चीज़ों को इसमें आयात या निर्यात किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। तो टोटल मैंने 9 क्वेश्चन आपको करवाया जो 2 नंबर या 3 नंबर में 100% पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन है 10वां नंबर, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खरीफ फसल का 2 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और रबी फसल का 2 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आगे भी चलेगी, इसीलिए आपको वीडियो मिलना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।